प्रोफेसर से पूछ लेना। चलिए सर, लास्ट टर्न पे बाकी इससे पीछे का हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, आयनाइजेशन एंथैल्पी वाला जो मामला है। अगली कहानी है सर, और रिडक्शन पोटेंशियल भी देख लिया है, M+2 से M वाला और M+3 से M+2 वाला। अगला है सर फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन। देखिएगा, अब इतना तो तय है कि अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो कलर्ड होगा, है ना। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ लोअर एनर्जी ऑफ d ऑर्बिटल is excited to a higher energy d orbital, the energy of excitation corresponds to the frequency of light absorbed. This frequency generally lies in the visible range. The color observed corresponding to the complementary color of the light observed. अब ये चक्कर क्या है, ये क्या बात कर, ये क्या रहा है कि जैसे हमारे पास जो d ऑर्बिटल होते हैं, ऐसे समझना। क्या आपने CuSO4 को जानते हैं? .5H2, बोलो बेटा। क्या अपन लोग इसको ब्लू विट्रॉल कहते हैं? है ना, इससे तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। ये चक्कर क्या है, इसका मतलब कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +2 है यहां पे। अब अगर कॉपर +2 है तो हम लोगों ने इसका एक डायग्राम ये पढ़ रखा है कि ये असलियत में ये कैसा दिखता है। Cu और अंदर कितने वाटर मॉलिक्यूल होते हैं? 4। बड़ा आसान है, ज्यादा चक्कर है नहीं। और बाहर अगर बात करेंगे तो SO4 होता है और एक वाटर मॉलिक्यूल जो हाइड्रेटेड फॉर्म में है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। सारी बातचीत हम लोग कर चुके हैं। अब यहां पर एक बात तय है कि H2O जो होता है वो किसकी तरीके काम करता है? एक्ट एज अ लीगेंड। अब ये बात ध्यान रखना, d ऑर्बिटल जो होते हैं उनको हम बोलते हैं डीजेनरेटेड d ऑर्बिटल, यानी कि उन पांचों d ऑर्बिटल की एनर्जी बराबर रहती है, सेम रहती है, जब तक कौन नहीं आता है? लीगेंड नहीं आता है। तो इसका मतलब जब तक वाटर इसको बॉन्ड कोऑर्डिनेट करने नहीं आया था, तब तक हमारा Cu+2 आयन जो है, जिसका कन्फ्यूग्रेशन क्या है? 3d9 है। 4s1 3d10 होता है। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो क्या बना? 3d9 बना। तो अगर 3d9 है तो हम लोग अपने पांचों d ऑर्बिटल्स को जब बनाते हैं कुछ ऐसे ही बनाते होंगे। तो आगे हम अपने 5 d ऑर्बिटल्स को जब बनाते होंगे तो ऐसे 5 डब्बा बना देते हैं। और ये 3d9 जो है, जब हम इसे भरते हैं और ये d9 रहता, इस समय कोई लीगेंड आया नहीं है, कोई लीगेंड नहीं। ये नॉर्मल हमारा कॉपर आयन है, सबकी एनर्जी बराबर है। जैसे ही लीगेंड इनकी तरफ अप्रोच करता है तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये कहती है कि इनमें तुरंत ऊपर नीचे भागने का मामला शुरू हो जाता है। और ये 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं जो हम लोग बोल रहे थे। एक होता है T2G, बोलो बेटा, और दूसरे d ऑर्बिटल है जिनका नाम है Eg। है या नहीं है? अब अगर हम यहां पर इन इलेक्ट्रॉन्स को भरेंगे तो ये हमको कुछ इस तरीके से नजर आए। ये है मामला। अब हमें ये बताओ कि क्या इनके बीच में एक एनर्जी का गैप है? एक एनर्जी का गैप इनके अंदर है, बिल्कुल है सर। अब ये क्या कह रहे हैं कि जब ये सिचुएशन होगी तो ये सिचुएशन लीगेंड की प्रेजेंस में होगी, यानी अगर लीगेंड नहीं आया
तो जो डी ऑर्बिटल्स हैं उनके लिए टर्म यूज किया गया है कि स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल नहीं होगा तब। ठीक है, इसका अपने को फायदा क्या मिलेगा? फायदा ये मिलेगा कि जब हम इसके ऊपर विजिबल लाइट रेंज डालेंगे, मान लो कोई लाइट रेंज हमने इनके ऊपर ये डाला और ये विजिबल लाइट रेंज, तो जैसे ही आपने इसको डाला, क्या यहां से ये इलेक्ट्रॉन निकल के इधर भागा, ऊपर भागा, एनर्जी मिली। अब जब एनर्जी मिली तो ये यहां पहुंच तो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद ये फिर क्या होगा, वापस आएगा। और जब ये वापस आएगा तो क्या ये हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आ रहा होगा, और हायर से लोअर में अगर आ रहा है तो अब ये एनर्जी को क्या कर रहा होगा, एमिट कर रहा होगा। और जब ये एनर्जी को एमिट करेगा तो उसके रिस्पेक्ट में जो लाइट रेंज होगा, इसका कलर कैसा दिखने लगेगा, ब्लू कलर। क्लियर है मामला? तो इस प्रकार से कलर का आना क्या कहलाता है, तो बोला जाता है कि कॉपर सल्फेट यानी ब्लू विट्रॉल जो है, अगर उसका कलर ब्लू है तो उसके पीछे का रीजन है डीडी ट्रांजिशन। क्या है बेटा, डीडी ट्रांजिशन। बना लीजिए सर इसको, जिससे आपको ये समझ में आए कि असलियत में वो कलर आया कहां से, वो क्यों कह रहे हैं कि विजिबल लाइट रेंज डालेंगे और तब ये होगा। अच्छा, ये बात तय है, अगर इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे में जाता है तो वो जहां जाता है उसी का हो जाता है। यानी अगर आपने 100 किलो जूल एनर्जी थी, मान लो, एक अंदाजा है, ऐसे ही बात कर रहे हैं, तो 100 था और 120 हो गया, तो जब वो वापस आएगा तो उसे फिर से 100 करना पड़ेगा। तो 100 करने के लिए 20 किलो जूल एनर्जी बाहर करेगा, और जब बाहर करेगा तो उस एनर्जी से क्या होगा, एक कोई वेव निकलेगा, यानी उसका अपना वेवलेंथ होगा, उस वेवलेंथ का करस्पॉन्डिंग कलर होगा, और वो कलर क्या दिखता है अपने को, ब्लू कलर। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है, ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि वाटर मॉलिक्यूल यहां किसकी तरीके काम कर रहे हैं, एज अ लीगेंड। जब लीगेंड आएगा तभी हमारे डी जनरेटेड डी ऑर्बिटल, अब अंग्रेजी का शब्द है सर, डी जनरेटेड डी ऑर्बिटल मतलब पांचों डी ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम थी, अब उनके अंदर तबाही मचेगी, यानी कि उनकी स्प्लिटिंग होगी, दो पार्ट में डिवाइड होगा, T2G और EG। T2G नीचे होता है, EG ऊपर होता है, हर एक मॉलिक्यूल के लिए अलग अलग होता है। कई बार T2G की एनर्जी ज्यादा हो जाती है और EG की कम हो जाती है, लेकिन ऑर्बिटल फिक्स होते हैं। T2G में हम किन ऑर्बिटल्स को यूज कर रहे हैं, DXY, DYZ और DZX। EG में हम किसको, वो EG ऑर्बिटल्स में किसको यूज कर रहे हैं, DX स्क्वायर, Y स्क्वायर और DZ स्क्वायर। इसको उतार लीजिए, इसी पूरी कहानी लिखी है ये सब। तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उनके कलर आने का एक जो रीजन है, वो रीजन क्या है, डीडी ट्रांजिशन। दिख नहीं रहा होगा शायद ये ना, और ये इलेक्ट्रॉन इसी तरीके चक्कर लगाता रहता है। अच्छा एक बात सुनना, अब इसी में हम लोगों ने क्या पढ़ा है इनऑर्गेनिक में, देखो इधर CuSO4.5H2 है, जब हम इसे गरमाते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, इसका मीनिंग क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल अगर निकला तो लीगेंड गया, और लीगेंड अगर गया तो ये वापस यही, अरे बोलो ना यार, अब अगर यही है तो सबकी एनर्जी क्या है, सेम। तो अगर एनर्जी सेम है तो अब जो डी इलेक्ट्रॉन है वो कितना भी ट्रांसफर मार ले, वहां से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तभी वहां पे कौन सा कलर आता है, व्हाइट कलर, बोलो भाई, तभी हम उसे बोलते हैं एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। क्या हो गया बताओ, हम बता दें। विजिबल लाइट रेंज है, रेंज का ऑर्डर होता है ना लाइट रेंज का, वो लिखा है।
चलें सर, इतना उतार लीजिएगा क्योंकि जो यहां लिखा है उसको हमने प्रैक्टिकली करके आपको दिखा दिया है। अब यार इसी बिहाफ पे पढ़ लो। तो इन्होंने क्या बोला, व्हेन अ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल, समझ गए होगे, इज एक्साइटेड टू अ हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल, समझ गए, T2G से EG में जा रहा है, द एनर्जी ऑफ एक्साइटेशन करस्पॉन्ड्स टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब, जो लाइट डालोगे उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब किया है। द कलर ऑब्जर्व करस्पॉन्ड टू कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब, जो लाइट डालोगे उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर यहां पर मिलता है। आगे सर, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब इज डिटरमाइंड बाय द नेचर ऑफ द लिगेंड, जाहिर सी बात है हर लिगेंड की एनर्जी एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी अलग अलग है सर, क्यों, उसका रीजन भी है। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट अलग अलग क्यों है सर, जो भी लिगेंड आएगा, ये जो गैप है ना, इस गैप को बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, अभी के लिए गैप मान लो। तो ये गैप इतना मुंह खुलेगा कि इतना मुंह खुलेगा, ये तो लिगेंड की औकात पर डिपेंड करेगा कि वो लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है, वीक फील्ड है, वो अपने हिसाब से वो गैप तैयार करेगा, तभी ना हमारा इलेक्ट्रॉन जा पाएगा वहां तक। आगे लिखा है इन एक्वा सोल्यूशन वेयर वाटर मॉलिक्यूल आर द लिगेंड्स, द कलर्स ऑफ द आयन ऑब्जर्व आर लिस्टेड इन टेबल, a few color solution of D block element are illustrated in figure 8.5, उन्होंने फिगर में बताया है लेकिन हुआ सब में यही हुआ होगा। जैसे यहां पर एक डायग्राम बना, इन्होंने लिखा है कलर ऑफ सम ऑफ द फर्स्ट रो ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट मेटल आयन इन एक्वस सोल्यूशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब यहां आपको दिख रहा होगा V+4, V+3, Mn+2, Fe+3, CO+2, Ni+2 और Cu+2, तो इनके कलर आपको यहां पे प्रॉपर, ये जो बनी है टेबल, इसमें अगर आप बोले तो आप ऊपर लिख लीजिए V+4, V+3, Mn+2, Fe+2, CO+2, Ni+2 और Cu+2। तो साफ दिख रहा होगा कि वेनेडियम जब +4 पे है तो बिल्कुल आसमानी कलर है, और कॉपर आयन की बात करें तो ब्लू कलर है, CO+2 पिंक कलर का है, Ni+2 लाइट ग्रीन है, V+3 भी उसी हिसाब से कलर्ड है। बोलो ये सर, तो वो कलर उन्होंने दिखाए कि भाई ये कलर इस वजह से आता है। ठीक है, हटाएं, कराए सबने नोट? आइए सर, अब हम लोगों को पता है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन होना भी चाहिए, अरे बोलो ना यार, यानी अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा तभी ना भागेगा ऊपर और नीचे। तो इन्होंने कहा अगर 3D नॉट है तो Sc+3 है, तो क्या इसका मतलब अपने को पता है n बराबर, ये लिख लें हम लोग, इतना काम तो हम लोग कर ही सकते हैं। n बराबर यहां क्या होगा 0, रिजल्ट क्या आया कलरलेस। 3D नॉट की बात कर रहे हैं, Ti+4 है, 3D नॉट हो गया, अभी भी n बराबर क्या है 0, कैसा है कलरलेस। अब यहां पर अगर आप देखेंगे D1, D1, D2, D3, D3, D4, D4, D5, D5, D6, D7, बोलिए सर, यहां पे कह रहा है कि इन दोनों के करस्पॉन्डिंग है, CO+3 है तो 3D6 होगा, कॉमा लगा लेना, और CO+2 है तो 3D7। तो हमें पता है 6 और 7 अगर भरेंगे तो अनपेड इलेक्ट्रॉन आएगा ही आएगा, 3D8, 3D9, और उसके बाद देखो लास्ट वाला जिंक, वापस से अनपेड इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गई 0, तो कैसा हो गया कलरलेस। तो कलर एक बार पढ़ लेने हैं कि अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो मैं ये बोल सकता हूं कि यहां से लेकर यहां तक n की वैल्यू नॉन जीरो है, बस इतना लिख लो, n की वैल्यू क्या है नॉन जीरो, अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो नहीं होगा, बस कुछ ना कुछ आएगा जरूर। तो उनके करस्पॉन्डिंग कलर यहां पर आ रहे हैं। अच्छा, फुल प्रैक्टिकल डेटा है तो इसमें यह मत दिमाग लगाना कि ज्यादा कलर है तो कलर ऐसा है अनपेड है, कम अनपेड है तो कलर ऐसा है, वो प्रैक्टिकल डेटा है, वो ऐसे ही याद रखना है। हटाया जाए भाई। अच्छा, इसमें भी टिक मार लेना अनपेड इलेक्ट्रॉन है।
आइए सर, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म होता है तो उसके बारे में ये बातचीत कर रहे हैं। लिखा है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आर दोस इन विच द मेटल आयन बाइंड अ नंबर ऑफ एनायन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल, जिनको हम लोग क्या बोल रहे थे, लीगेंड बोल रहे थे। गिविंग कॉम्प्लेक्स स्पेशीज विद कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, आ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ, जैसे FeCN का होल 6-3, FeCN का होल 6-4, क्यूप्रा अमोनियम आयन है, CuNH3 का होल 4+2 और PtCl4-2। द केमिस्ट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज डील विद इन डिटेल इन यूनिट 9, यानी कि वो अलग से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पूरा पढ़ना है अपने को। द ट्रांजिशन मेटल फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, दिस इज ड्यू टू द कंपैरेटिवली smaller size of metal ion, their high ionic charge and the availability of d orbital for bond formation। यहां से लेकर यहां तक अंडरलाइन कर लीजिए, पूछा जाता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो क्यों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो दो बातें ध्यान रखनी है। ट्रांजिशन एलिमेंट की पहली प्रॉपर्टी कि उनके मेटल आयंस का जो साइज होता है वो क्या होता है, स्मॉल होता है। तो अगर साइज स्मॉल होगा तो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। बोलो भैया, चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी तो लीगेंड्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी भी ज्यादा होगी। दूसरी बात, हाई आयनिक चार्ज होगा एंड अवेलेबिलिटी ऑफ, उनके पास डी ऑर्बिटल भी रहता है, जिस वजह से वो आराम से लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। आगे है सर कैटालिटिक प्रॉपर्टी। द ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड्स आर नोन फॉर देयर कैटालिटिक एक्टिविटी, यानी रिएक्शन को कैटालाइज करने में भी ये काम आते हैं। पढ़ने से पहले दिमाग में आ जाता है कौन, निकिल प्लेटिनम पीडी। अरे बोलो ना यार, एक रिएक्शन आप सबको पता है, एल्कीन या एल्काइन का हाइड्रोजिनेशन करना, तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड रिड्यूस हो जाते हैं सिंगल बॉन्ड में, और सबने रट रखी होगी कम से कम ये रिएक्शन, H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकिल, H2 इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, H2 इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम। क्या Ni, Pt और Pd कैटेलिस्ट का काम करते हैं सर। आगे लिखा है दिस एक्टिविटी इज एस्क्राइब्ड टू देयर एबिलिटी टू एडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, V5O का मतलब क्या है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड इन कॉन्टेक्ट प्रोसेस फाइनली डिवाइडेड आयरन इन हेबर्स प्रोसेस एंड निकिल इन कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। कौन कौन से कैटेलिस्ट लिए गए हैं ध्यान रखिएगा। पहला वेनेडियम पेंटाऑक्साइड किस में यूज होता है, कॉन्टेक्ट प्रोसेस में। क्या यहां पर बनाते हैं, कॉन्टेक्ट प्रोसेस से क्या बनाते हो, HNO3 की H2SO4 है, तो समझ के जवाब देना। दो प्रोसेस है, एक होस्ट बॉल्ड है, एक कॉन्टेक्ट है। बात समझ में आ रही है ना। तो वहां से आप क्या बनाएंगे, H2SO4। आगे फाइनली डिवाइड, हेबर प्रोसेस में बोलो क्या अमोनिया बनाते हो, N2+3H2 इन प्रेजेंस ऑफ NH3, और ऊपर क्या लिखते हो, बोलो Fe, और उसको भी थोड़ी ताकत देने के लिए उसको बॉर्नविटा पिलाया जाता है। बॉर्नविटा मतलब जो कैटलिस्ट को इनहेंस कर दे उसकी एक्टिविटी, जिसका नाम है मॉलिबेडनम। बोलिए सर। आगे आइए, निकिल तो हाइड्रोजनेशन में यूज कर रहे हैं। सम ऑफ द एग्जांपल्स, कैटलिस्ट एट अ सॉलिड सरफेस इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एंड एटम्स ऑफ द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट। क्या कह रहा है सर, मान लीजिए हमने निकिल कैटलिस्ट लिया, तो ये निकिल भाई साहब क्या करते हैं, इनके पास खाली जगह है, ये सर ये पोर्स है। इन्होंने हाइड्रोजन को कहा कि सुनो तुम आओ और हमारे पास चिपक जाओ, ये एब्जॉर्ब किया हाइड्रोजन को। अब हम लोग जो रिएक्शन लिखते हैं ना बड़े आराम से, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकिल, और बनाया CH3,
सिंगल बॉन्ड CH3, यानी दोनों हाइड्रोजन आके जुड़ गए होंगे यहां पर, तो ये सरफेस प्रोवाइड कर रहे हैं। सरफेस का मतलब अब ये एल्कीन को भी बुला लेंगे कि चलो तुम भी यहीं पर आ जाओ, और हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा सर, H सिंगल बॉन्ड H, ये वाला पाई बॉन्ड टूट रहा होगा और ये हाइड्रोजन इसके पास जुड़ रहे होंगे, और इसीलिए कैसा एडिशन होता है, थिन एडिशन होता है, क्योंकि जो कुछ भी जुड़ेगा सब सेम साइड से जुड़ेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो एक ऐसा एडिशन होता है सर, थिन एडिशन। तो तरीका समझ में आना चाहिए कि कैटेलिस्ट सरफेस प्रोवाइड कर रहा है, तो इनहेंसी कर रहा है एक तरीके से रिएक्शन को। आगे लिखा है फर्स्ट रो ऑफ ट्रांजिशन मेटल यूटिलाइज 3D एंड 4s इलेक्ट्रॉन फॉर बॉन्डिंग, यानी कि 3D सीरीज के जो एलिमेंट हैं वो कौन से इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में यूज करेंगे, 4s और 3D होता है तो उन्हीं को यूज करेंगे सर। दिस हैज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द, इसको उतार लीजिए वहीं साइड में बना लीजिए। अगर हम निकल लेते हैं तो इसी रिएक्शन को सवातेर सैंडरसन रिएक्शन भी कहा जाता है सर। पता है तुम्हें कुछ भी नहीं साले, तुमने कक्षा 11-12 में कुछ नहीं पढ़ा है भाई, सब पता है, स्कूल वाली किताब में लिखा है भाई। हम मतलब बोलने में कोई हमको हर्ज नहीं है, हम बोल सकते हैं कि ये हम बता रहे हैं, हम नहीं बता रहे हैं, स्कूल की किताब ने आपको कक्षा 11 में ही ये बताया है। हम तो ये बता रहे हैं कि वो सिन एडिशन क्यों हो रहा है, क्यों रट के आए हो कि सिन है, वो स्कूल वाला नहीं बता सकता, वो हम बता सकते हैं। इसके लिए तुमने कोचिंग ज्वाइन करी, तो बेसिक पार्ट पता होता है तो आगे का काम आसान हो जाए। तो 3 तो अपने को कैटेलिस्ट याद ही रखने हैं सर, है ना, कि वेनेडियम पेंटाऑक्साइड कांटेक्ट प्रोसेस का है। अगर हम तुम्हारा हेबर्स प्रोसेस में बात करेंगे तो फाइनली डिवाइडेड आयरन चाहिए होगा। अच्छा, डिवाइडेड आयरन क्यों बोल रहे हैं, उसके पीछे रीजन है, सरफेस एरिया बढ़ा दोगे तो रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। सीधा फंडा है, नमक का ढेला लिया और दाल है, होटल में खा रहे हो, आया ढेला डाल दिया तो नमक गलेगा, डिसॉल्व होगा, लेकिन उतनी तेजी से नहीं होगा। तो आप कौन सी फॉर्म यूज करते हो, पाउडर्ड फॉर्म। पाउडर्ड फॉर्म क्यों यूज करते हो, फटाक से लिया डाल दिया और तुरंत घुमा दिया। कॉफी पीने जाते हो, पाउडर्ड कॉफी वो आता है शुगर, वो तुरंत डालोगे 1 सेकंड में डिसॉल्व हो जाता है। नॉर्मल वाली घर वाली शक्कर तुमने देखी होगी, दूध में तुमने उसको डाला, दूध के अंदर पानी है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो वो उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा डिसॉल्व तो होगा, लेकिन कितना भी गर्म दूध हम लोग जाड़ों में पिए, पीते पीते देखते हैं आखिरी में शक्कर पड़ी हुई। अरे बोलो ना यार। तो इसका मतलब वो प्रॉपर डिसॉल्वेशन, यानी सरफेस एरिया जितना बढ़ा दोगे रिएक्टिविटी अपने आप ही इंक्रीज कर जाएगी। लाल मिर्च है, लाल मिर्च तुम्हारी आंख में ऐसे छुआ दें, कुछ नहीं होना है, उसी को पाउडर्ड पीस लें और एक झोंका मार दें तो समझ में आ जाएगा सरफेस एरिया क्या है। हाँ और क्या, सिंपल कहानी, इसके लिए कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस थोड़ी है, हटाया जाए। नींद में हो गुरु ना है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट द कैटेलिस्ट सरफेस एंड ऑल्सो वीकिंग ऑफ द बॉन्ड इन द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। क्या कर रहे हैं सर, ये लोग क्या कर रहे हैं, एक तो जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का कैटेलिस्ट पर, उसकी सरफेस एरिया को बढ़ा रहे हैं वहां पे कि आ जाओ, और दूसरा क्या है, जो मॉलिक्यूल हमारे पास आया है, जैसे एल्कीन आया तो वो तो पहले से ही स्टेबल था, अब उसके बॉन्ड को वीक कर रहे हैं, वीक करेंगे तभी तो वो टूटेगा और तभी दूसरा वाला उसके ऊपर आके रिएक्ट करेगा। आगे लिखा है द एक्टिवेशन एनर्जी इज लोअरिंग। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, किसी भी रिएक्शन को कराने के लिए जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी लगता है उसे क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। जैसे सुनो एक छोटा सा डायग्राम, इस हमने पढ़ रखा है, ये हमारा रिएक्टेंट, ये हमारा प्रोडक्ट। बात समझना, क्या रिएक्टेंट इतनी एनर्जी लेकर आया है, बोलो भैया। अब ये रिएक्शन अगर करानी है तो क्या इसको पहाड़ को चढ़ के उतरना पड़ेगा, बोलिए सर। तो इस पहाड़ को चढ़ने के लिए, जिसे कहा गया ट्रांजिशन स्टेट, क्या यहां से लेकर यहां तक इतने अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी, इसी को क्या बोला जा रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी।
जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ई ए से। क्लियर है बात? अब ये अलग बात है, एक और बात, रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बन गया तो प्रोडक्ट स्टेबल क्यों हो जाते हैं? उसके पीछे रीजन, जिन प्रोडक्ट्स में वापस वाली एक्टिवेशन एनर्जी यानी बैकवर्ड रिएक्शन वाली एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड से ज्यादा होगी, सीधी बात है, अब ज्यादा बड़ा पहाड़ चढ़ना पड़ेगा तो नहीं चढ़ेगा, तो यहीं पड़ा रहेगा यानी स्टेबल रहेगा। क्लियर है मामला? ऑल्सो बिकॉज द ट्रांजिशन मेटल आयन कैन चेंज देयर ऑक्सीडेशन स्टेट, बिल्कुल सही है कि वो अपने वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। दे बिकम मोर इफेक्टिव एज कैटेलिस्ट, फॉर एग्जाम्पल आयरन 3 यानी Fe+3 कैटेलाइज द रिएक्शन बिटवीन आयोडाइड एंड पर सल्फेट आयन। स्टार मारो, रिएक्शन अंदर करो, रटनी पड़ेगी, पूछता है वो। आयोडाइड आयन की रिएक्शन अगर हम पर सल्फेट आयन से करते हैं यानी कि H2O8 - 2 के साथ, तो वहां पर हम जो कैटेलिस्ट यूज कर रहे हैं वो क्या है सर? Fe+3। Fe+3 इस रिएक्शन को कैटेलाइज करेगा। तो उन्होंने कहा ये रिएक्शन होती कैसे होगी? अपन लोग अगर रिडॉक्स से केवल देखें तो हम लोग कैटेलिस्ट वेटेलिस्ट को ज्यादा देखते नहीं है, तो हम ये बोलते हैं भाई I- से I2 बना, H2O8 - 2 है, यहां से बोले कि क्या बना? सल्फर सल्फेट बना, तो बोले यहां रिडक्शन हो रहा है और इधर ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि एक रिडॉक्स रिएक्शन है। वो कह रहे हैं ये रिएक्शन ऐसे नहीं होती है। अब कैटेलिस्ट का काम क्या होता है? शादी.com वाला काम है कैटेलिस्ट का। बोलो सर, लड़का लड़की अपनी अपनी जगह हैं, दोनों को शादी करनी है, लेकिन जब तक मिलेंगे नहीं तब तक शादी नहीं होगी। तो शादी.com क्या करता है? उनको मिलाता है। तो मिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? नहीं समझे? मान लो कि तुम्हारे सपनों की जो रानी है, जो तुम्हारे सपने में आती है, तुमको ये पता है कि हमें इससे शादी करनी है, बात समझना, कि हमें एक ऐसी लड़की चाहिए। लड़की की खोपड़ी, उसकी शक्ल तुमको पता है नहीं, 100 लड़कियां हैं, ऐसे ही लड़कियों के लिए लड़का है। तो आप क्या करते हैं? अपना प्रोफाइल डाल देते हैं शादी.com पे। यानी कैटेलिस्ट के साथ पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा या नहीं कराना पड़ेगा? ऐसे ही वो भी रजिस्ट्रेशन कराएगा। बोलो सर। अब इसका मतलब सीधा सा है कि जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है उन्हीं को तो मिलाया जाएगा। तो कैटेलिस्ट यहां पहले क्या कह रहा है? Fe+3 I- से कि क्या करना है? रिएक्शन करना है। आओ हमारे पास आओ। आया और Fe+3 I- को I2 में और खुद रिड्यूस हो गया Fe+2 में। उसके बाद Fe+2 ने बोला H2O8 - 2 से यानी पर सल्फेट आयन से कि अच्छा तुमको भी रिएक्शन करना है, आओ। तो जब आए तो उसने खुद को किया ऑक्सीडाइज, बोलो Fe+2 से Fe+3, और यहां इनको किया रिड्यूस। एक्चुअली में ऑक्सीडेशन नंबर दोनों तरफ +6 है, ये मैंने हाइड्रोजन में पढ़ा रखा है आपको। क्या ऑक्सीजन हट रहा है? यहां पर ऑक्सीजन अगर हटता है तो भी क्या होता है? रिडक्शन होता है। तो इसका मतलब जो Fe+3 उसने किया क्या? शादी होने के बाद निकल लिया। बोलो सर। तो यानी कैटेलिस्ट क्या करता है? रिएक्शन को कराता है, करा के आखिरी में बाय बाय करके निकल लेता है। तो असलियत में इस रिएक्शन को कराने के लिए क्या कैटेलिस्ट ने दोनों के अकाउंट खुलवाए हैं या नहीं खुलवाए हैं सर? अब उसके बाद उठा के दोनों को आपस में जोड़ दिया। तो कोई भी रिएक्शन कैटेलिस्ट वाली इस तरीके से होती, जो वो बोल रहे हैं कि कैटेलिस्ट के साथ कंबाइंड होना पड़ेगा। बड़े आसानी से हमने बोल दिया सरफेस पे होल होता है, हाइड्रोजन आके अब्सॉर्ब हो जाता है। हर बार हाइड्रोजन ही थोड़ी रिएक्ट करेगा। इसका मतलब जो कैटेलिस्ट है वो 3D सीरीज वाले ये काम क्यों कर पाते हैं? उनके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर लाने की क्षमता है। तो Fe+3 Fe+2 में आया। अच्छा Fe+3 में होता तो ये ना करता रही है। सोचो, अगर Fe+3 रहता तो पर सल्फेट आयन रिएक्ट ना करता। बोले पागल हो क्या? तुम रिड्यूस होगे तो हमको कहां ऑक्सीडाइज कर पाओगे? तो इसका मतलब हमें क्या करना है? तुम ऑक्सीडाइज हो और हमें क्या करो? रिड्यूस, तब तो रिएक्शन आगे बढ़ेगी। तो ये क्या वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में भी अपनी बातचीत दिखा रहा है सर। तो रिएक्शन को अगर ईमानदारी से देखा जाए तो नजर आता है। तो आपको ये रिएक्शन लिखनी है सर। क्लियर है मामला? लिख डालिए फटाक से, तुरंत, जल्दी, और याद करना है। मतलब इसमें क्या समझोगे भाई?
रटना है, रटा रहे, थोड़ा समझा के रटा रहे बस केवल। और पेपर में पूछ लेता है कि फलानी रिएक्शन हो रही है, इसके कौन कौन से स्टेप दिए गए हैं जो सही हैं, इंटीजर टाइप बना देगा, उसमें आ जाएगा मामला। याद रखना, पर सल्फेट आयन और SO4-2, क्या हम लोगों ने इसका डायग्राम बना रखा है सर? बोलो भैया। और सुनो, यहां पे लोग सल्फर को लेकर टहलते हैं, अपन लोगों ने तो रिडॉक्स में बढ़िया से पोस्टमार्टम किया था। क्या सल्फर +6 पर है? बिल्कुल है। क्या ये ऑक्सीजन -1 पर है? बिल्कुल है, क्योंकि परऑक्साइड लिंकेज है सर। तो यहां पर जो रिडक्शन हो रहा है वो किसके आधार पे, या ऑक्सीडेशन किसके आधार पे कहा जा रहा है? हमारा Fe+2 से Fe+3, ये क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। तो रिडॉक्स अगर कराना है तो रिडक्शन कराना पड़ेगा। सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या +6 है, यहां भी +6 है और यहां पर भी +6। अब सहारा केवल कौन बनेगा? ऑक्सीजन, क्योंकि जितना भी ऑक्सीजन यहां पर है वो सब किस फॉर्म में है? -2। बात समझ में आ रही? अरे अपने को सल्फर से ही थोड़ी कोई मतलब है, कोई भी एक आदमी अगर वहां पे आके रिड्यूस हो जाएगा तो रिएक्शन हो जाएगा सर। तो ये ऑक्सीजन के बिहाफ पे बात कर रहे हैं। अब क्योंकि साथ में कंबाइंड है तो हम ये कह देते हैं कि H2O8-2 जो है वो रिड्यूस होकर SO4-2 बना रहा है। क्लियर है मामला? ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन है, तो यहां पे वो ऑक्सीजन ही अपना काम कर रहा है। चले, छाप लिया? करो जल्दी छापो। चलो सर, अगला सर, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इसको अपन लोग एक बार देख चुके हैं। इंटरस्टिशियल का मतलब अपनी नजर में अफगानिस्तान याद आना चाहिए। अमेरिका जीत इसलिए नहीं पाया क्योंकि तालिबानी गुफाओं में थे। अरे बोलो ना यार। तो यहां पर क्या ये ऐसे कंपाउंड होंगे जिनके अंदर खाली जगह होगी और छुपकर ये बैठे होंगे? बोलिए सर, ऐसे कंपाउंड को हम क्या कह रहे हैं? इंटरस्टिशियल कंपाउंड। पहली चीज तो ये है। क्लियर है मामला? अब पढ़ते हैं कहानी क्या है। Interstitial compound are those which are formed when small atoms like hydrogen, carbon, nitrogen are trapped यानी छुपा ले inside the crystal lattice of metal। तो भैया छुपा तो तभी पाएगा जब खाली जगह होगा। और ये मैंने बताया है कि भाई जैसी जगह है वैसे ही कहानी होगी कि थोड़ी की गुफा है तो वहां हाथी नहीं छुपाया जा सकता है, वहां आदमी ही छुप सकता है। तो वो बोल रहे हैं कि स्मॉल एटम को छुपाने के काम आता है। आगे लिखा है दे आर यूजुअली नॉन स्टाइकियोमेट्रिक। ये भी पढ़ रखा है हमने रिडॉक्स में। नॉन स्टाइकियोमेट्रिक का मतलब होता है कि जो एटॉमिक रेशियो है वो इंटीग्रल पार्ट में नहीं होगा। जैसे Fe0.940, ये वही वाला पैराग्राफ है जो हाइड्रोजन इट्स कंपाउंड में आपने पढ़ रखा है। अरे बोलो अंकल। हाँ। एंड आर नाइदर टिपिकली आयनिक और कोवेलेंट। फॉर एग्जाम्पल TiC, Mn4n, Fe3H, VH0.56 एंड TiH1.7। क्या ये वाले भी आपको पता है नॉन स्टाइकियोमेट्रिक हो गए? एक्सेट्रा। द फॉर्मूलाज कोटेड डू नॉट of course correspond to any normal oxidation state of the metal। यानी फॉर्मूला से नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आता है। वो अपने को पता भी है कि बड़ा
कैसे आ रहा था 100/94, याद आया? बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ देयर कंपोजिशन these compounds are referred to as interstitial compound. The principal physical and chemical characteristic of these compound are as follows. अब ये कह रहे हैं कि जब हम इस तरीके से निकालेंगे तो इंटरस्टिशियल में जो ऑक्सीडेशन नंबर आता है वो रियल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, वो फ्रैक्शन में है। अब कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड को रिप्रेजेंट करती हैं? पहला, जितने भी इंटरस्टिशियल कंपाउंड होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? हाई होगा, हायर देन दोज ऑफ प्योर मेटल, यानी कि जो उनकी प्योर फॉर्म है उनके प्योर मेटल से वो हमेशा क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। प्योर मेटल किसको बोल रहे हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अरे बोलो ना, इनके बड़े भाई जो हैं वो पीरियड को स्टार्ट किए थे, एल्कली मेटल, एल्कली अर्थ मेटल। आगे लिखा है दे आर वेरी हार्ड, सम बॉडीज अप्रोच डायमंड इन हार्डनेस। अब एक बात समझो यार, ये क्या कह रहा है? ये हार्ड होते हैं और इसका एक एग्जांपल इन्होंने दिया कि जैसे मान लो, जरूरी नहीं है लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कोवेलेंट है और हार्ड इनसे ज्यादा है। वो कौन है? डायमंड। आगे दे रिटेन मेटेलिक कंडक्टिविटी। भैया फ्री इलेक्ट्रॉन है, आराम से मेटेलिक बॉन्ड बनाएंगे तो जाहिर सी बात है कि मेटेलिक कंडक्टिविटी शो करेंगे। दे आर केमिकली इनर्ट। इंटरस्टिशियल कंपाउंड केमिकली इनर्ट क्यों है? क्योंकि वो कंपोजिशन है अलग अलग एलिमेंट का। अरे अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट है, उसका क्या है? कंपोजिशन है। तो पहले क्या उसको तोड़ के अलग अलग करना पड़ेगा? Fe3O, Fe0.94O थोड़ी कहीं रिएक्ट करने जाएगा। रिएक्ट कौन करेगा? जब हम इससे निकाल लेंगे फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड। बोलिए सर, तो ये केमिकली क्या होते हैं? इनर्ट, क्योंकि प्रॉपर ऑक्सीडेशन स्टेट इनके ऊपर नहीं है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर फ्रैक्शन में थोड़ी करा दोगे सर। एलॉय फॉर्मेशन। एन एलॉय इज अ ब्लेंड ऑफ मेटल, यानी बहुत सारे मेटलों को मिक्सी में डाल के उनका शेक बना लिए हैं सर। तो यानी कि मिक्सचर ऑफ मेटल को क्या बोल रहे हैं? एलॉय बोल रहे हैं। जैसे प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग द कंपोनेंट्स, एलॉय में बी होमोजीनियस सॉलिड सॉल्यूशन in which the atom of one metal are distributed randomly among the atom of other. होमोजीनियस का मतलब है कि प्रॉपर मिक्स हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि तांबा लिया, या ऐसे समझो हमने कॉपर लिया, बात समझिए, और साथ में मान लीजिए हमने उसके साथ टिन ले लिया, एसएल ले लिया। तो जब हम इसको मिक्स करके एलॉय बनाने जाएंगे तो जहां भी जाएंगे वहां कॉपर और स्टेनस दोनों हमको मिलेंगे वहां पे। ऐसा नहीं कि एक जगह कॉपर है मिलेगा और एक जगह स्टेनस, यानी प्रॉपर ब्लेंड होना चाहिए। आगे लिखा है सर, सच एलॉयज आर फॉर्म्ड बाय एटम विच मेटेलिक रेडियाई दैट आर विद इन अबाउट 50% ऑफ ईच अदर, यानी मेटेलिक रेडियाई के बीच का डिफरेंस कितना है? 15% है, यानी आसपास के ही जो एलिमेंट होंगे वो एलॉय का फॉर्मेशन करेंगे। बिकॉज ऑफ सिमिलर रेडियाई द अदर कैरेक्टरिस्टिक of transition metal alloy are readily formed by these metal। मतलब जिनकी रेडियाई सेम होती है वही ट्रांजिशन एलिमेंट आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? एलॉय का फॉर्मेशन करते हैं। आगे लिखा है द एलॉय सो फॉर्म्ड आर हार्ड एंड हैव ऑफन हाई मेल्टिंग पॉइंट। यार जब पीछे ही डी ब्लॉक के लिए पढ़ रहे हैं कि उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो इनका भी ये सीधा सा फंडा है। द बेस्ट नोन आर फेरस एलॉयज, क्रोमियम, वेनेडियम, टंगस्टन, मॉलिबेडनम एंड मैग्नीज आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वैरायटी ऑफ स्टील एंड स्टेनलेस स्टील। अंडरलाइन कर लीजिए। एलॉय में अगर बात करेंगे तो फेरस एलॉय, जिनके अंदर हमने किनको रखा है सर? क्रोमियम, वेनेडियम, टंगस्टन, मॉलिबेडनम और मैग्नीज, इनको उठा के मिलाया गया। तो ये मिलाकर क्या बना रहे हैं? स्टील बनाते हैं या स्टेनलेस स्टील बना रहे हैं। एलॉय ऑफ ट्रांजिशन मेटल विद नॉन ट्रांजिशन मेटल सच एज ब्रास, जिसको बोला जा रहा है कॉपर प्लस जिंक, ये सब पीरियोडिक में लिखा के बैठे। ब्रॉन्ज को बोलते हैं कॉपर प्लस टिन, समझ रहे हो ना? टिन मतलब एसएन है। आर ऑल्सो ऑफ कंसिडरेबल इंडस्ट्रियल
इंपॉर्टेंस, जाहिर सी बात है इनका इंपॉर्टेंस भी है। अगला सर, अब हम बात करेंगे ऑक्साइड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या लिखा है? ऑक्साइड एंड ऑक्सो एनायन ऑफ मेटल। सबसे पहले इसके ऊपर लिख लो इंपॉर्टेंट, बल्कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखो, भर के सवाल पूछते हैं इस पर। कह रहे हैं कि ये जो ऑक्साइड्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे? द ऑक्साइड्स आर जनरली फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन एट हाई टेम्परेचर। सही बात है, बिना टेम्परेचर के कैसे रिएक्शन होगा? ऑल द मेटल एक्सेप्ट, एक्सेप्ट वाले को अंदर करो, स्कैंडियम फॉर्म मेटल ऑक्साइड। यानी कौन है जो एमओ टाइप का ऑक्साइड फॉर्म नहीं करता? स्कैंडियम। रीजन सुनना, बोलो रीजन। क्योंकि +3 जब स्टेबल है तो MO कैसे बना दोगे? बात समझ में आ रही है? विच आर आयनिक। अब जो मेटल ऑक्साइड बनाएंगे वो बाकी लोग वो कैसे होते हैं? आयनिक इन नेचर। यानी MO टाइप के जो ऑक्साइड्स है उनका नेचर कैसा है? आयनिक है। द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर इन द ऑक्साइड्स कंसाइड विद द ग्रुप नंबर एंड इज अटेन्ड इन, जैसे स्कैंडियम है +3, Sc+3 है तो Sc2O3 बनाएगा। यहां से लेकर Mn2O7, Mn+7 तक रहता है तो वो उसके साथ बनाता रहेगा। ग्रुप नंबर 6 तक ये बनाते चले जाएंगे हायर ऑक्साइड, यानी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता जाएगा। अब ये वाली कहानी पता है कि उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर पे पलटवार होता है, डिक्रीज होता है। बियॉन्ड ग्रुप नंबर 7 नो हायर ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, क्योंकि आयरन Fe2O3 बना दे रहा है। बिसाइड्स द ऑक्साइड द ऑक्सो कैटायन स्टेबिलिटी इज V5 एज VO2+। यानी कि अब ये ऑक्सो कैटायन बनाना शुरू कर देंगे, यानी कि VO2+। अब ऑक्सो कैटायन में वेनेडियम का ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव ही है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है बस केवल। आगे आइए, V4 की बात करेंगे तो VO+2 बनेगा, TiO+2 बनेगा, यानी कि लोअर ऑक्साइड्स ऑक्सीडेशन नंबर वाले ऑक्साइड्स बनते हैं। तो अगर हम बात करें तो पहला, स्कैंडियम MO टाइप का ऑक्साइड फॉर्म नहीं करता। बाकी लोग जितने ऑक्साइड बनाते हैं उनका नेचर कैसा है? आयनिक इन नेचर है। बोलो सर। उसके बाद अगर हम बात करें तो क्या टाइटेनियम से लेकर, अगर हम बात करेंगे तो कहां से? स्कैंडियम के बाद अगर बात की जाए तो टाइटेनियम से लेकर वो लोग अब ट्राई ऑक्साइड बनाएंगे जब, तो क्या स्कैंडियम से लेकर मैग्नीज तक +7 ऑक्सीडेशन स्टेट अटेन कर सकता है, तो हायर ऑक्सीडेशन नंबर के ऑक्साइड बनेंगे। उसके बाद लोअर वाले बनते हैं, जैसे कि फेरिक ऑक्साइड हो गया। तो इतना आपको ध्यान रखना। As the oxidation number of metal increases, ionic character decreases. अंडरलाइन करो। एक्चुअली में सुनना, आयनिक कैरेक्टर में एक समस्या क्या है मालूम है? आयनिक कैरेक्टर ये कहता है कि भाई मैं कैटायन, तुम एनायन, दूर दूर रहो, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और एक लैटिस तैयार करेंगे और आयनिक कंपाउंड बना लेंगे। जब इनके ऊपर चार्ज ज्यादा आ जाता है तो कैटायन क्या करता है? इसकी नीयत बदलती है। ये एनायन को क्या करता है? पोलराइज करने लगता है। क्या करने लगता है? पोलराइज। तो ये पोलराइज जब करता है तो कुछ इस तरीके से करता है, ये आपका कैटायन और ये आपका एनायन। अब ये अगर इसे पोलराइज करेगा तो ये डी फॉर्म होने लगेगा। तो अगर ये डी फॉर्म होगा तो ये इसके करीब जाने लगेगा, और करीब जाने लगेगा तो कौन सा कैरेक्टर है जो डिक्रीज कर गया? आयनिक कैरेक्टर। कौन सा कैरेक्टर है जो इंक्रीज कर गया? कोवेलेंट कैरेक्टर। क्योंकि सरफेस अगर शेयरिंग में टच हो गई तो इसका मतलब सीधा सा है कि कोवेलेंट बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि अगर मेटल में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो आयनिक कैरेक्टर घटता है। इन द केस ऑफ मैग्नीज Mn2O7 इज अ कोवेलेंट ग्रीन ऑयल। समझ में आ रहा है? +7 है तो कोवेलेंट है, बनाएगा। इवन CrO3 and V2O5 have low melting point. In these higher oxides, the acidic character is predominate. यानी अगर आपसे पूछें तो पहली चीज तो ये कि अगर हायर ऑक्सीडेशन नंबर है तो जो ऑक्साइड होगा उसमें ज्यादातर कैरेक्टर कैसा होगा?
कोवेलेंट होगा। अरे बोलो ना यार, आयनिक कम हो जाएगा। दूसरी बात, अगर हम बात करेंगे तो उनके अंदर जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी क्या होंगे, कम, क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड का कम होता है। उसके बाद बोला जा रहा है कि इन तीनों ऑक्साइड को हम किस कैटेगरी में ले सकते हैं, एसिडिक ऑक्साइड, क्योंकि आयनिक कैरेक्टर है नहीं तो आयंस में टूटेगा नहीं, तो नेचर कैसा होगा, एसिडिक नेचर होगा। Mn2O7 का एसिड है HMnO4, लिखिए पर मैग्निक एसिड। Mn2O4 पर मैग्निक एसिड कैसे बना रहे हैं, Mn2O7 को वाटर पकड़ाया, 2 टाइम्स HMnO4 बना के रख दिया। CrO3 बनाता है H2CrO4, H2Cr2O7, V2O5 इज हाउएवर, इधर देखो, मैग्नीज के और क्रोमियम के ऑक्साइड किस नेचर के, एसिडिक नेचर के। वेनेडियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक, थ्रू मेनली एसिडिक एंड इट गिव्स VO4-3 as well as VO2 plus salt. In vanadium there is gradual change from the basic V2O3 to less basic V2O4 and to amphoteric V2O5. पूछा जाता है वेनेडियम के कौन से ऑक्साइड का कैसा नेचर है। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है एम्फोटेरिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है। तो वो ये कह रहा है कि अगर ग्रेजुअली चेंज होता है, बेसिक होगा V2O3, उसके बाद V2O4 लेस बेसिक है यानी थोड़ा एसिडिक हो गया, और उसी बीच में कौन सा कैरेक्टर आ जाएगा, एम्फोटेरिक। V2O4 डिसॉल्व इन, अब एक बात तय है, V2O4 लेस बेसिक है, डिसॉल्व टू गिव VO+2 सॉल्ट। सिमिलरली V2O5 रिएक्ट विद alkali as well as acid to give VO4-3 and VO4 प्लस रिस्पेक्टिवली। जो एम्फोटेरिक होते हैं वो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, तो ये भी कर रहा है सर। द वेल कैरेक्टराइज्ड CrO इज बेसिक बट Cr2O3 इज एम्फोटेरिक। याद रखना है, क्रोमियम के जो ऑक्साइड है वो हम लोगों ने पढ़े हैं कि CrO3 वाला जो है वो यहां पर साफ साफ दिख रहा होगा, उसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा था सर, वो एसिडिक नेचर दिखा रहा था। लेकिन अगर हम बात करें तो Cr2O3 के अंदर जो नेचर है वो कैसा है, एम्फोटेरिक है, और CrO कैसा है, बेसिक इन नेचर। क्लियर है बात। तो क्या हम लोग ये बोल सकते हैं अगर लेस ऑक्सीडेशन स्टेट है तो क्या बेसिक कैरेक्टर है, बोलो। मिडिल में आए तो एम्फोटेरिक, ज्यादा आया तो एसिडिक, यही चल रहा होगा का। पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 के बारे में बातचीत की गई। पोटेशियम डाइक्रोमेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल यूज इन लेदर इंडस्ट्री एंड एज एन ऑक्सीडेंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ मैनी एजो कंपाउंड। एजो कंपाउंड हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल में पढ़ा था, N डबल बॉन्ड N वाला, याद आया सर। यही तो थे, बात समझ में आ रही है। आगे लिखा है सर, डाइक्रोमेट्स आर, डाइक्रोमेट मतलब Cr2O7-2 को क्या बोल देंगे, डाइक्रोमेट आयन। डाइक्रोमेट्स आर जनरली प्रिपेयर्ड फॉर फ्रॉम क्रोमेट आयन। क्रोमेट आयन मतलब CrO4-2, कौन है, CrO4-2, which in turn are obtained by the fusion of क्रोमाइट और FeCr2O4। अंडरलाइन कर लीजिए, नीचे रिएक्शन में लिखिए, अगर हम आयरन क्रोमाइट को यानी FeCr2O4 की रिएक्शन सोडियम के साथ करा दें या पोटेशियम कार्बोनेट के साथ करा दें, तो सोडियम कार्बोनेट या पोटेशियम कार्बोनेट लिखा हुआ है वहां पे। इन फ्री एक्सेस ऑफ एयर द रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट अकर एज फॉलो। एक बात तय है कि जो हमें यहां डाइक्रोमेट बनाना है वो हम किससे बनाएंगे, आयरन क्रोमाइड से। आयरन क्रोमाइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो पहले बीच में क्या बनता है, क्रोमेट आयन, यानी Na2Cr O4। फिर ये क्रोमेट आयन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डाइक्रोमेट में। तो याद रखनी है रिएक्शन,
कि FeCr2O4 सोडियम कार्बोनेट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सोडियम क्रोमेट का फॉर्मेशन करता है और Fe2O3 और CO2 बनता है। आगे लिखा है द येलो सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्रोमेट इज फिल्टर्ड, यानी इसको हमने छान लिया, एंड एसिडिफाइड विद किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराई, तो पता चलता है कि एक सोल्यूशन बनता है, ऑरेंज सोडियम डाइक्रोमेट फॉर्म होता है Na2Cr2O7, यानी डाइक्रोमेट आयन का फॉर्मेशन हो गया। अब अगर हमको इसको समझना है तो हम कहां तक ये झंझट पालेंगे। हम लोग सबसे पहले क्या लेंगे, आयरन क्रोमाइड FeCr2O4, क्लियर बात। अब हमें इससे बनाना है क्रोमेट आयन CrO4-2। अगर हमें इसके साथ ये रिएक्शन करानी है तो हम क्या करें, कैसे बनाएं, सोडियम कार्बोनेट ले लें या पोटेशियम कार्बोनेट, साथ में एयर यानी ऑक्सीजन को लेकर चले, यही तो मामला होगा। जब ये बन जाएगा तो फिर हम इसकी रिएक्शन अब किसी एसिड से कराएंगे तभी डाइक्रोमेट आयन बनेगा, यानी अब हम लोगों ने क्या ले लिया है, H2SO4। तो बेसिकली ये लिखा है जो गोल गोल उसमें इतनी कहानी, इससे याद रहेगा, उतना थोड़ी बैलेंस कर करके याद कर पाओगे। अच्छा, ये बात हमेशा याद रखना कि अगर कार्बन है तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, और बहुत जान लड़ा दोगे तो कार्बोनेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहले से ही कार्बोनेट आयन था तो कार्बन डाइऑक्साइड ही बनाओगे, सिंपल सी कहानी। वही सेम चीज तो बना के यहां रख नहीं दोगे। कलर याद रखना सर, सोडियम क्रोमेट जो होता है उसका कलर कैसा है, ऑरेंज कलर। ठीक है ना। अच्छा, पोटेशियम क्रोमेट ले लोगे तो वो भी ऑरेंज ही रहेगा, क्योंकि कलर जो है जो अंदर के लोग हैं उनकी वजह से है। सोडियम और पोटेशियम तो केवल चार्ज बैलेंस करने आए, तो पगलाना नहीं कि कल को पता चला K2Cr2O7 ऑरेंज कलर का होता, तुम कहोगे नहीं वो तो सोडियम पड़ा था। अबे बाहर का जो कैटायन है वो काउंटर आयन है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बस हाँ ये देखे रहना काउंटर आयन साला डी ब्लॉक का ना हो, नहीं समझे। अरे भैया सारी लड़ाई तो डी ब्लॉक में चल रही है, जो काउंटर आयन कहीं डी ब्लॉक का हो गया तो फिर तो वो कलर में चेंज ले आ देगा, बाकी नॉर्मल एल्कली मेटल, एल्कली अर्थ मेटल ये सब नौटंकी नहीं करते। अगला सर, सोडियम डाइक्रोमेट इज मोर, बहुत अच्छे गायब, अरे हमारे पास भी किताब है, काहे परेशान हो। सोडियम डाइक्रोमेट इज मोर सॉल्युबल देन पोटेशियम डाइक्रोमेट, यानी K2Cr2O7 और Na2Cr2O7, इन दोनों में किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा बताई जा रही है, सोडियम डाइक्रोमेट पोटेशियम डाइक्रोमेट से ज्यादा सॉल्युबल होता है। The latter is therefore prepared by treating the solution of sodium dichromate with potassium chloride। कह रहे हैं सोडियम डाइक्रोमेट बना लेना, फिर पोटेशियम क्लोराइड से रिएक्शन करा देना, तो Na+ की जगह क्या आ जाएगा, K+, तो नाम क्या बन जाएगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट। अच्छा, पोटेशियम क्यों बना रहे, सोडियम से ही काम चला लेते। तो सब हमें पता है हाइड्रोस्कोपिक, और वो तो लिखा ही हुआ है, सॉल्युबल को तुम हाइड्रोस्कोपिक बताए दे रहे हो, तो क्या दिक्कत आ जाएगी उससे। हम चाह रहे हैं कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके काम करे, सामने वाले के साथ रिएक्ट करे,
ना कि खुद ही इंटरटेन होता रहे। इसलिए सोडियम क्रोमेट ले लोगे तो पानी के साथ एब्जॉर्ब होने लगेगा उसमें, बोलो सर, तो ये इसका मतलब वो हाइड्रोलाइज होकर फिर कुछ और करने लगे। इससे बढ़िया हम क्या उसको कन्वर्ट कर दें पोटेशियम डाइक्रोमेट में। इसलिए हम ज्यादातर रिएक्शन में क्या लेकर चलते हैं K2Cr2O7। अरे भैया K2Cr2O7 लेते हैं तभी ना कहते हैं कि MnSO4 लिया तो उसने उसको क्या किया ऑक्सीडाइज किया, या FeC2O4 लिया तो फेरिक आयन प्लस CO2 बना, पता चला वाटर लिए बैठे हो केवल, और सोडियम क्रोमेट ले लिया तो वो तो क्या करेगा डाइक्रोमेट, वो पानी में सॉल्यूबल होने लगेगा। तो अगर सॉल्यूबल होने लगेगा तो उसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी पर उसका फर्क आने लगेगा। इसलिए किसको यूज कर रहे हैं K2Cr2O7 को। ठीक, ऑरेंज क्रिस्टल, देखो वही बात आ गई, कलर में कोई चेंज नहीं आया है। ऑरेंज क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट क्रिस्टलाइज आउट द क्रोमेट्स एंड डाइक्रोमेट आर इंटर कन्वर्टिबल इन एक्वस सोल्यूशन डिपेंडिंग अपॉन पीएच ऑफ द सोल्यूशन। यानी कि क्रोमेट और डाइक्रोमेट, जाहिर सी बात है हम लोगों ने पहले क्रोमेट बनाया था, उसके बाद उसको कन्वर्ट किया किसमें, डाइक्रोमेट में, बोलिए सर। और क्रोमेट बनाया किससे, आयरन क्रोमाइट से। तो इसका मतलब ये इंटर कन्वर्टिबल है, ये केवल और केवल किस पर डिपेंड करेगा कि जो सोल्यूशन है उसका पीएच कितना है, यानी एसिडिक और बेसिक नेचर पर। लिखा है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट इज द सेम, बिल्कुल सही बात है। अगर क्रोमेट में बात करें तो CrO4-2, Cr अभी भी +6 पर है, Cr2O7-2, Cr अभी भी +6 पर है। यहां कन्वर्जन की बात की गई, क्या लिखा है सुनना, और ये याद करने वाली बात है। क्रोमेट आयन एसिडिक मीडियम में किसमें कन्वर्ट हो जाता है, डाइक्रोमेट में। डाइक्रोमेट आयन बेसिक मीडियम में किसमें कन्वर्ट हो जाता है, क्रोमेट आयन। क्लियर है बात। इसीलिए हम लोग जब भी रिएक्शन कराते हैं तो कहते हैं एसिडिफाइड K2Cr2O7, कहते हैं कि नहीं कहते हैं, क्यों, एसिडिफाइड K2Cr2O7 होगा तो पहले तो स्टेबल रहेगा एसिडिक मीडियम में, फिर वो आगे रिएक्शन कर सकता है। अगर हमने बेसिक मीडियम ले लिया तो हम लोग बोलते हैं कि अब रिएक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तरीके वो काम नहीं करेगा। इसलिए नहीं करेगा क्योंकि वो डाइक्रोमेट से किसमें जाने लगा, क्रोमेट आयन। ठीक बात। स्ट्रक्चर में आ जाइए सर। पहला है क्रोमेट आयन CrO4-2। अब यहां पे इन्होंने क्या किया है उसको समझिएगा। आपके दिमाग में होगा यार ये तो ये था, ये था CrO4-2, इसको बनाना चाहिए इज्जत से। टेट्राहेड्रली रखो, उसमें अपने को कोई दिक्कत नहीं है। ये कह रहे हैं कि निगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, निगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, क्या रेजोनेंस है, और जहां रेजोनेंस होता है वहां पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है। यानी वो ये कह रहे हैं कि क्रोमेट आयन में ये सारी बॉन्ड लेंथ आपस में क्या होंगी, सेम होंगी, और ये जो -2 वाला चार्ज है ये इन सब पर बटा हुआ है। यानी कि रेजोनेंस होने की वजह से हर ऑक्सीजन पर -1/2 का चार्ज होगा, क्योंकि चार्ज अपने पास कितना, -2, इसे बोलते हैं फॉर्मल चार्ज या पार्शियल चार्ज। आप ये बताइए -2 को कितने भागों में बांट रहे हैं, 4 भागों में, तो रेजोनेंस तो इक्विवेलेंट हो रहा है। और ऐसा रेजोनेंस कौन सा क्या कहलाता है, इक्विवेलेंट रेजोनेंस। सेम एटम्स के बीच में हर तरफ हो रहा है, तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, बराबर से बांटा जा रहा है, खेल तमाशा। तो कल को अगर कोई पूछेगा तो मैं -2 पे ये पार्शियल चार्ज जो मुझे लिखना है ना, तो मैं -1/2 लिखूंगा जरूर सर। जिसको आप फॉर्मल चार्ज भी बोल सकते हैं, F.C, FC बैच नहीं है, फॉर्मल चार्ज। तुमने पढ़ लिया है क्या पूरा, किसी की है, सोचो उसने कैसे पढ़ा हो, इसके घर में किसी की है, ये नीट वाली बच्ची होगी कोई, समझ लो का
जो भी बच्ची है, ये नहीं पता हमको। ये देखो, ये है पढ़ाई। भर के उसने एक एक चीज लिख रखी है। वो एक अलग बात है, उसका स्ट्रीम नीट वाला है, तो उसने बेचारी ने अपने हिसाब से फार्मूला करके लिखा है। मतलब आपको अपनी एनसीईआरटी को बिल्कुल एक बात समझ लीजिए, साला स्कूल मतलब पेपर देते समय जब जाओ ना, तो फटने की स्थिति में आनी चाहिए। नहीं समझे? पेन इतनी बार लगा दो कि नहीं होता जो बार बार मारते रहो तो बिल्कुल कट जाता है स्लाइड्स में, फट जाए साली, फिर नहीं खरीद लो, फिर उस पर लागू हो जाओ वापस। क्योंकि जब लाइन पढ़ो तो लाइन दिमाग में चलनी चाहिए, तुमको कोई मतलब नहीं। ऐसे कहना है कि अच्छा ठीक है तुम पढ़ाओ, ज्यादा दिमाग मत चलाओ। आज आदमी क्या करे, तुम पढ़ाने में दिमाग लगाया करो, फालतू ना बताया करो, हम लोग सब पढ़ देंगे कैसे क्या पढ़ना है। द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेट आयन and dichromate ion are shown below. The chromate ion is tetrahedral, whereas dichromate ion consists of two tetrahedral sharing one corner with CrOCr. बिल्कुल सही है। और एक बात सुनिएगा, इधर सुनिए, ये बात पूछी जा सकती है यहां पर, ऑल CrO बॉन्ड लेंथ सेम होती है क्या सर? सारी क्रोमियम और ऑक्सीजन के बीच की बॉन्ड लेंथ सेम होंगी क्योंकि इक्विवेलेंट रेजोनेंस हो रहा है। और सर 4 बॉन्ड बना रहा है तो साफ दिख रहा है कैसा है, टेट्राहेड्रल है। चलें सर, इधर आइए, Cr2O7-2 में यहां अगर हम बात करेंगे तो यहां -2 वापस से लगाया गया है, लेकिन यहां याद रखिए जो रेजोनेंस है, इधर देखो, पोस्टमार्टम कर ही देते हैं ना ठीक से, बीच वाला ऑक्सीजन रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं। क्लियर है मामला? तो कितनी बॉन्ड लेंथ सेम होंगी? कितनी बॉन्ड लेंथ सेम होंगी? 6 CrO बॉन्ड लेंथ सेम हो। सीधा फंडा है, रेजोनेंस का मतलब वहां तक गया है, बीच वाले में कोई रेजोनेंस नहीं। पार्शियल निगेटिव लगा दीजिए। और सुनिएगा, ये बात एनसीईआरटी देखो कितनी बदमाश है, कहानी समझना। उसने क्या लिखा है सुनना, यहां उसने कुछ लिखा, मतलब सब सेम, अपने से समझो। यहां लड़का ही रट रहा है, एक CrO 179 होता है, दूसरा वाला 163 होता है। अबे मंद बुद्धि, ये 179 है यानी ये ज्यादा है, और ये 163 है यानी कम है। तो ये कम क्यों हुआ होगा? क्योंकि यहां पर कौन सा कैरेक्टर आ गया होगा? पार्शियल डबल बॉन्ड। अब सारे 163 वाले हैं तो इसका मतलब 6 के 6 सेम है। अरे बोलो ना यार। और ये वाली CrO बॉन्ड लेंथ सेम नहीं है, बस ये ध्यान रखना। इसमें हम क्यों याद करें 179 और 163? वो तो पेपर में सही लिख के देगा। अच्छा ये बताओ, तुमको कोई फंसाने के लिए ये तो नहीं लिख देगा 183 और 160 हो, तुम्हारा गलत हो जाएगा। लिख के वो यही डेटा देगा। तो तुम्हें अपने दिमाग में लगाना कि जहां रेजोनेंस होता है भैया, वहां पे अपने आप ही नॉर्मल सिंगल बॉन्ड लेंथ की केस होता है नॉर्मल, और वो कन्वर्ट हो जाता है किस में? पार्शियल डबल बॉन्ड में। तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी? घटेगी। तो इसका मतलब उसने बोला कि ये बॉन्ड लेंथ जो है वो सेम नहीं है, लेकिन ये 6 CrO बॉन्ड लेंथ सेम है। दूसरी बात, इनके बीच का बॉन्ड एंगल याद रखना है, कितना है? 126 डिग्री। अच्छा एक बात और, 4 सिग्मा बना रहा है तो डाइक्रोमेट आयन में भी कैसा जुड़ा होगा? टेट्राहेड्रल ही होगा। 2 टेट्राहेड्रल शेयरिंग 1 कॉर्नर विद, ये सब हो गया यार। सोडियम एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हम लोग इनकी पूजा रिडॉक्स रिएक्शन से करते आ रहे हैं। द सोडियम सॉल्ट हैज अ ग्रेटर सॉल्युबिलिटी, बिल्कुल सही है, पीछे बता रहे थे तुम, इन वाटर एंड इज एक्सटेंसिवली यूज्ड एज एन
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी कि ये क्या करेगा, जाहिर सी बात है वाटर में इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा है। अब इसकी जगह हम किसको यूज करने की बात करेंगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट को। एक और बात, डाइक्रोमेट आयन में हाइब्रिडाइजेशन मालूम है क्या होता है, या KMnO4 में हाइब्रिडाइजेशन मालूम है क्या होता है, D3S हो जाता है। अभी पढ़ाएंगे आज, अभी इसकी जरूरत नहीं है। हटाया जाए तो घूर घूर के क्या देख रहे हो, कुछ होना थोड़ी है। इज यूज्ड एज प्राइमरी स्टैंडर्ड इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, यानी वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में हम इसको यूज करेंगे, किसको, पोटेशियम डाइक्रोमेट को, क्योंकि सोडियम डाइक्रोमेट तो सॉल्युबल हो जाता है सर। आगे, इन एसिडिक सॉल्यूशन इट्स ऑक्सीडाइजिंग एक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलो। अपने को पता है एसिडिक मीडियम में ही काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके। क्या होगा ये भी मालूम है, डाइक्रोमेट आयन जो है वो कन्वर्ट होता है किसमें, Cr+3, जिसको हम लोगों ने रट्टा मारा है Cr2O3। अरे बोलो भैया, अब ये एक अलग बात है कि तुम सल्फेट ले आओ तो हम उसका सल्फेट बना देंगे। यहां पर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव दी है 1.33 वोल्ट। तो जिनके रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होते हैं वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, क्योंकि वो खुद क्या होना चाहते हैं, रेड्यूस। बस सीधी सी बात। तो इसलिए मैं बोलूंगा E0Rp पॉजिटिव है, मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, ऐसे जब आता है तो मुंह बना के बैठे रहते हो। अरे कल मेरे पास एक लड़का आया, वो नीट का था, मैंने उससे आया मिला, और वो लड़का बहुत बढ़िया, मतलब उसे किसी ने बताया होगा, भाई टीचर्स हैं तो उसके भैया लोग कहीं से पढ़ के गए होंगे, तो उसने मालूम क्या कहा था, वो लड़का 1 महीने से उस टीचर से पढ़ने के लिए परेशान था। वो नीट का बहुत बढ़िया टीचर है, बहुत बड़ा टीचर है केमिस्ट्री का, कि उसी से पढ़ेंगे सर। तो यहाँ आया, इन लोगों ने बोला भी, तो हमने कहा नहीं, जब तुम्हारी श्रद्धा उसके प्रति तो तुम उसी से पढ़ो, क्योंकि वही तुम्हें सेलेक्ट करा पाएगा। जो फैक्ट बात है। 1 महीना हो गया और वो उसके पास जाए, और वो फीस का थोड़ा सा इशू था कि वो कह रहा था 1000-2000 हमारा कम कर दो बस, केवल नहीं कर रहे हैं। और वही जिद में कि पढ़ूंगा उसी से। एक दिन पता नहीं कहां से उसने कहा चलो सर हम आ गए, लाओ बैठ के पढ़ लेते हैं। मैं पढ़ा, पढ़ने के बाद वो घर गया, घर जाकर पैसा लाया, बोला मैं इन्हीं को दूंगा, मैं उनसे नहीं पढ़ूंगा। फिर उसके बाद वो उसको फोन कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि सर अब हम पढ़ने लगे दूसरी जगह। मतलब बात समझिएगा। और जब उससे मैंने पूछा तुम्हें कुछ समझ में आता है, कह रहा हमको इतना समझ में आता है कि तुम जो पढ़ा रहे हो ये पेपर में आता होगा। बड़ी लाइन है, एज अ स्टूडेंट बोलना। और कह रहा है कि अभी नहीं आएगा, आएगा 5-6 दिन 10 दिन बाद। हमने क्यों, कह रहे हैं वो जो बाकी लड़के बैठे हैं ना, ये लोग ये बता रहे हैं कि देखो शुरू उरूम समझना है तो अभी निकल लो यहां से, जो पढ़ा रहा है उसको रोज पढ़ते रहना, धीरे धीरे एक टाइम आएगा कि तुम्हें आने लगेगा। तो वो बोला कि ठीक, और वो अपना, अब वो लड़का बढ़िया ठीक ठाक पढ़ रहा है, उसको अच्छा खासा टाइम हो गया और वो बढ़िया से करने लगा। उसका रीजन, अगर चीजें सरल होती तो तुम अपने गांव देहात से अपने मम्मी पापा को छोड़ के क्यों यहां मर रहे हो? बोलो, थोड़ी सी मेहनत करके ना आ जाते? जो कानपुर वाला वो बेचारा बर्रा से सुबह सुबह 5 बजे टेम्पो चला आ रहा है, बोलो 10 जगह पलटना पड़ रहा है, दिमाग में टेंशन है कि साला पहुंचेंगे टाइम पे कि नहीं पहुंचेंगे। सारी बातें हम समझ, ये सारी समस्याएं इसीलिए तो झेल रहे हो कि तुमको वो पढ़ना है जो पेपर में आता हो, और तुमको वही तरीके से हमको कोई पढ़ा दे। वरना एनसीईआरटी कभी जीवन में खोले थे? कितने सीबीएसई बोर्ड वाले हैं यहाँ पे जो ये कहते हैं कि सर मैंने एनसीईआरटी पढ़ी है जैसे आप पढ़ा रहे हैं, मैंने घर में बैठ के पढ़ने का मतलब, घर में बैठ के एक एक लाइन का मतलब कनेक्ट किया है पीछे से। नहीं, तुम रटे हो। ज्यादा से ज्यादा क्या किए, कोई सवाल अगर होगा तो ऐसे चौखट्टा बना लेते हो, इसका आंसर ये, और आंख बंद करके भगवान का नाम लेकर रट्टा मार रहे हो। E0Rp इसका पॉजिटिव होता है तो इसको रिड्यूस कर देते। पेपर में तो भूल ही गए कि कौन सा वाला रट्टा किधर मारे थे साला। अगला सर, thus एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट विल ऑक्सीडाइज
आयोडाइड टू आयोडीन, आई माइनस को कहां फेंक देगा, I2 में, बिल्कुल सही है। सल्फाइड यानी S-2 को सल्फर में, जाहिर सी बात है ऑक्सीडाइज कर रहा है। टिन +2 को +4 में, अपने को पता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, कहें शिवजी सुनो पार्वती, ऊपर से नीचे आने पर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट आने की टेंडेंसी या स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसका मतलब है क्या कि पीबी जो है वो +2 में ज्यादा स्टेबल है, लेकिन एसएन की बात करेंगे तो वो +4 में ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि उस पर इनर्ट पेयर इफेक्ट काम नहीं कर रहा है। Fe +2 से +3, ये सब तुमको पता है, ये रिएक्शन से यहां लिखी। एक छोटी सी बात पूछे, जैसे तुमने ये तो याद कर लिया, ये सब किस मीडियम में हो रहा है, बस देखे रहना, क्योंकि ये इसी मीडियम का राजा है। हटाएं, द फुल आयनिक इक्वेशन, हम लोग तो बैलेंस कर देंगे भाई इसको, ऑब्टेन्ड बाय एडिंग हाफ रिएक्शन, ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट टू हाफ रिएक्शन फॉर द रिड्यूसिंग एजेंट। तो सीधी सी बात है, डाइक्रोमेट आयन है, ये क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये भाई साहब खुद ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, तो ये किसकी तरीके काम करेंगे, रिड्यूसिंग है। ये सब हम लोग करके बैठे हैं, इसमें कोई नई बात। पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4 इसी के अंदर है। चलो सर, अब अगर बात करें, पोटेशियम पर मैग्नेट इज प्रिपेयर्ड बाय फ्यूजन ऑफ MnO2 with an alkali metal hydroxide and an oxidizing agent like KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट। KNO3 में नाइट्रोजन +5 पर है। कोई भी एलिमेंट अगर अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पर होता है तो वो खुद रिड्यूस होना चाहता है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करना चाहता है, एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसमें कोई नई बात नहीं। दिस प्रोड्यूसेस टू डार्क ग्रीन K2MnO4 which disproportionate in a neutral or acidic solution to give permanganate ion। एक बार पैराग्राफ को दोबारा से पढ़िएगा। कह रहे हैं पोटेशियम परमैग्नेट अगर बनाना है तो हम सबसे पहले MnO2 लेंगे, जिसको मैंने आपको लिखाया है पायरोल्यूसाइड। जिसे बोलते हैं ओर ऑफ मैग्नीज। क्लियर है मामला। अब सर ये किस मीडियम में काम करता है, एल्कली मीडियम में मेटल हाइड्रोक्साइड यानी KOH के साथ रिएक्शन करा दी गई और बोला गया इसके साथ हम क्या ले रहे हैं, कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KNO3। तो वो क्या करेगा, MnO2 को उठाकर यानी +4 से उठाकर K2MnO4 यानी +6 में कन्वर्ट कर देगा। और बोले जो K2MnO4 बन रहा है इसका कलर कैसा है, डार्क ग्रीन कलर है। अब ये जो K2MnO4 बना है इसका मतलब मैं इसे बोलूंगा पोटेशियम मैग्नेट। क्या कहूंगा, पोटेशियम मैग्नेट। लिख लो K2MnO4 पोटेशियम मैग्नेट। अब इसके अंदर ऑक्सीजन ठूसूंगा तो क्या ये पर मैग्नेट बन जाएगा, अरे बोलो भैया। तो ऐसे अगर कभी भूलोगे तो ये ध्यान रखना, ऑक्सीजन ठूसने का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ाना है सर, एक तरीके से समझना, O से नहीं पकड़ लोगे। अब MnO4-2 यानी मैग्नेट आयन कन्वर्ट हो रहा है पर मैग्नेट आयन में। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट क्यों, अगर अपने को KMnO4 बनाना है तो पहले MnO2 को बेसिक मीडियम में लेना पड़ेगा। बेसिक मीडियम में वो कन्वर्ट होगा किस में, मैग्नेट आयन में। बोलो सर, तो वो कन्वर्ट होगा K2MnO4, मैग्नेट आयन मतलब MnO4-2। फिर मैग्नेट आयन को या तो एसिडिक सॉल्यूशन ले लो या न्यूट्रल मीडियम ले लो, उसमें हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, पर मैग्नेट आयन में, यानी कि MnO4-। मीडियम याद रखना, उसी में फंसा लेगा तुम। तो ये पहला वाला काम
बेसिक में, दूसरा वाला आइए सर, कॉमर्शियल यूज। कॉमर्शियली इट इज प्रिपेयर्ड बाय एल्कलाइन ऑक्सीडेटिव फ्यूजन ऑफ MnO2, वही पुराना वाला काम कर गया, MnO2 का फ्यूजन कराएंगे, फॉलोड बाय द इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट मतलब Mn+6। क्या कहा गया इधर सुनो, वही रिएक्शन लिखी है, MnO2 KOH या KNO3 लेकर किसमें कन्वर्ट किया, MnO4-2 में, यानी मैग्नेट आयन में। उसके बाद मैग्नेट आयन का एल्कलाइन सॉल्यूशन यानी इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन किसमें कराया, एल्कलाइन सॉल्यूशन में, तो कन्वर्ट किसमें कर दिया, पर मैग्नेट आयन में। इंपॉर्टेंट लाइन सुनिएगा, क्या अंतर है, अंतर बोलो। अंतर यह है कि एसिडिक मीडियम में लेकर गए थे तो बना लिया था पोटेशियम पर मैग्नेट। अगर हमको कॉमर्शियली बनाना है, ज्यादा बनाना है, तो पहला मीडियम भी हमने बेसिक लिया और दूसरा मीडियम भी हमने क्या लिया है, एल्कलाइन यानी बेसिक, और यहां कराया क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन। यानी कि अगर आपको मैग्नेट आयन से पर मैग्नेट आयन बनाना है तो आप एक तरीका तो एसिडिक मीडियम या न्यूट्रल मीडियम लेके कर सकते हैं, और दूसरा अगर आपको कॉमर्शियली बनाना है तो अब आपको कैसा मीडियम लेना पड़ेगा, एल्कलाइन मीडियम में इलेक्ट्रोलिसिस कराना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं, जिसे इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन बोल रहे हैं, क्योंकि वो +6 से +7 जा रहा है। ये देखे रहना, ये नहीं कि ये बोल दो पुराना वाला ही है, पुराना वाला नहीं है भाई। इन द लेबोरेटरी मैग्नीज यानी Mn+2, मैग्नीज यानी Mn+2, आयन सॉल्ट इज ऑक्सीडाइज्ड बाय पर ऑक्सो डाइसल्फेट, वही अपना पुराना पुत्र आ गया H2O8-2, यानी ये कन्वर्ट होगा SO4-2 में। अब 50 बार ये रिएक्शन आएगी क्योंकि ये हाइड्रोजन वाले चल रही है। यहां याद रखना है सल्फेट आयन बनता है, और इसका मतलब है ये खुद क्या हो रहा है, H2O8-2 में ऑक्सीजन -1 से -2 जा रहा है, यानी ये रिड्यूस होता है। ये क्या होता है, रिड्यूस होता है। तो इस सामने वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज, तो मैग्नीज ऑक्सीडाइज होता है। तो रिएक्शन अगर आएगी तो याद रखना है कि मैग्नीज आयन जो होगा, अगर उसकी पर ऑक्सो डाइसल्फेट के साथ रिएक्शन कराई जाए तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, मैग्नेट आयन में, और साथ में क्या बनता है, SO4-2। मीडियम H+ है, यानी कैसा रहेगा, एसिडिक। पोटेशियम पर मैग्नेट फॉर्म डार्क पर्पल कलर है, ऑलमोस्ट ब्लैक कलर है, क्रिस्टल्स विच आर आइसो स्ट्रक्चरल विद दोज ऑफ KClO4। पूछा जाता है कि MnO4 का स्ट्रक्चर KClO4 के बिल्कुल सेम होता है। क्रिस्टल मतलब उसका लैटिस जो असलियत में बनते हैं दोनों के। आगे है, दिस सॉल्ट इज नॉट वेरी सॉल्युबल इन वाटर। ठीक बात, 6.4 ग्राम ही घुल पाता है 100 ग्राम वाटर में, जबकि आप टेम्परेचर कितना लेते हैं, 20 डिग्री सेल्सियस, 293 केल्विन लिखा है, 20 डिग्री सेल्सियस। बट व्हेन हीटेड, यानी जब आप गरमाएंगे तो जाहिर सी बात है ये डिकम्पोज हो जाएगा 513 केल्विन पर। तो इसका मतलब ये कि MnO4 का डेल्टा बना दो तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, यानी कि जो हमारा पोटेशियम पर मैग्नेट है वो डिकम्पोज होगा, तो जिससे बना था उसी में पहले जाएगा, तो किस में कन्वर्ट होगा, पोटेशियम मैग्नेट में। और पुराना कौन गुरु था, MnO2, साथ में क्या आई थी, ऑक्सीजन। तो जो पुराने लोग थे वो वापस आ जाए। बात समझ में आ रही है। 10:15 से खेल को आगे बढ़ाया जाएगा, यही पढ़ाएंगे सर, कहीं जाइएगा नहीं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। कहते कोई क्या नहीं होगी भी तो उससे अपने कोई मतलब